हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना ऑल इंडिया नीट टेस्ट 17। आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। आइए सेशन शुरू करें। और सेशन है इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है माई मेंटर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने। अकॉर्डिंग टू द ओपेरिन हेल्डन हाइपोथेसिस, तो ओपेरिन एंड हेल्डन इनका केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी था। ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी प्रीरेक्विजिट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो केमिकल एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बनना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो पहले यहाँ पर मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, इन सब का फॉर्मेशन हुआ। और इसके बाद फिर इनमें यूवी रेज, लाइटनिंग और वॉल्केनिक इरप्शन से जो एनर्जी निकलती थी उसको यूज करके फिर यहाँ पर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने और फिर उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनसे कौन कौन से बने थे? तो ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ये सब नाइट्रोजन बेसिस, इनके पॉलीमराइजेशन से फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इसी को बोलते हैं केमिकल एवोल्यूशन। तो इसके लिए प्री रेक्विजिट क्या था प्रिमिटिव अर्थ पर? तो इसके लिए एक तो ये गैसेस चाहिए, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह चाहिए, और रिड्यूसिंग टाइप का एटमॉस्फेयर, क्योंकि ऑक्सीजन फ्री नहीं थी। ऑक्सीजन जो थी वो रिएक्ट कर गई थी, मीथेन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई थी, अमोनिया से रिएक्ट करके वाटर बन गया था। तो एग्जिस्टेंस ऑफ हाई एनर्जी सोर्स, यूवी रेज और लाइटनिंग, वॉल्केनिक इरप्शंस एक्टिंग ऑन ए रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ये सब इसके लिए प्री रिक्विजिट्स थे। तो आंसर होगा 91 का सेकंड। एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 111। नाउ क्वेश्चन नंबर 92। स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। तो लाइफ फॉर्म, लिविंग का हिस्ट्री किस तरह से ओरिजिन हुई है, किस तरह से उसका फिर डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, डिफरेंट स्पीसीज का जो फॉर्मेशन हुआ है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो बने हैं, तो इसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इसको स्टडी किया जाता है। जियोलॉजी, ये हिस्ट्री ऑफ अर्थ, और इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस, इंटरेक्शंस ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ और ऑर्गेनिज्म का एबायोटिक फैक्टर्स के साथ। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 92 का 4, पेज नंबर ये 110 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 93। और सोलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच गैलेक्सी। तो हमारा सोलर सिस्टम ये किस में प्रेजेंट है? तो मिल्की वे गैलेक्सी। यूनिवर्स की ओरिजिन के लिए बिग बैंग थ्योरी दी गई थी। इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स की ओरिजिन 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है। ये नई वाली एनसीईआरटी में करेक्शन है, 13.8, पहले 20 बिलियन ईयर्स अगो दिया हुआ था। तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड। यूनिवर्स जब फॉर्म हुआ तो फिर इसका एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर केम डाउन, टेम्परेचर कम हुआ। जब टेम्परेचर कम होगा तो गैसेस का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन एंड हीलियम वर फॉर्म। और जब ये हाइड्रोजन और हीलियम का फॉर्मेशन होगा फिर इसके बाद इनका कंडेंसेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके बाद फिर गैलेक्सीज। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 93 का 4, एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 111। नाउ क्वेश्चन नंबर 94। अर्ली ऑन अर्थ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज फाउंड बाय द एक्शन ऑफ। तो वाटर जो था ये डिसोशिएट हो गया था अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। हाइड्रोजन चूंकि लाइटर है तो ये स्केप हो गई थी, और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन जो था फिर वो रिएक्ट करेगा मीथेन से, अमोनिया से, तो डिफरेंट कंपाउंड्स बने। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर 94 का 3rd। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 111 से। व्हाई डज लुकिंग एट स्टार्स इक्वेट टू लुकिंग बैक इन टाइम।
तो जो भी हम इवेंट देखते हैं वो जब लाइट हमारे रेटिना पे पहुंचती है तब हमें दिखाई पड़ता है। तो जो भी हम इमीडिएट सराउंडिंग में जो चीज़ें देख रहे होते हैं वो प्रेजेंट टाइम में देख रहे होते हैं। लेकिन जब स्टार्स की तरफ देखते हैं तो यहाँ से लाइट इमिट हुई थी मिलियन ऑफ ईयर्स पहले, पहुंची वो अभी है। तो इसलिए ये कहा जाता है लुकिंग बैक इन टाइम या पीपिंग बैक इन टाइम। तो लाइट वी सी टुडे बिगेन इट्स जर्नी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। तो ये करेक्ट आंसर होगा 95 का सेकंड, एनसीईआरटी 210 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, इवेलुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्ली अर्थ। अर्ली अर्थ हैड ए थिक प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर इमीडिएटली अपॉन फॉर्मेशन। तो ये ओजोन लेयर का फॉर्मेशन तुरंत नहीं हुआ था। ओजोन लेयर जब ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन मीथेन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। अमोनिया से जब रिएक्ट करेगा तो भी वाटर बनाएगा, और ऑक्सीजन जब खुद ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तब इसके बाद यहाँ पर ओजोन का फॉर्मेशन हुआ था। तो इमीडिएटली गलत दिया हुआ था। अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वेयर द लाइटर हाइड्रोजन गैस एस्केप्ड। ये सही दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर होगा 96 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, NCERT 211. 97. Fill in the technical details based on the timeline provided. Universe is approximately. तो ये ध्यान रखिएगा, पुरानी वाली बुक्स में 20 बिलियन दिया है, NCERT में नई में करेक्शन है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, while the earth was formed about, ये 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। लाइफ appeared, ये 4 मिलियन ईयर्स आफ्टर द 500 मिलियन ईयर्स अगो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ पूछा गया है, विच ट्रांसलेट्स टू अमाउंट ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो करेक्ट आंसर होगा 13.8, 4.5, 500 एंड D4। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट 97। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT 2 पेज नंबर 111, 98। 98 में यहाँ पर दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स विद देयर कोर कॉन्सेप्ट। लुई पास्चर, लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव किया था सब। फिर पैंसपर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोलते हैं, रिस्टर और एरिनियस ने दी थी। पैंसपर्मिया के अकॉर्डिंग लाइफ जो है वो स्पोर्स के फॉर्म में दूसरे प्लैनेट से आई है। लाइफ यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स। स्पॉन्टेनियस जनरेशन में एरिस्टोटल, वॉन हेलमोंट, इन लोगों ने प्रपोज किया था। इसके अकॉर्डिंग लाइफ जो है वो मड वगैरह से अराइज हुई है, डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड। ओपेरन एंड हेल्डन, इनका केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। तो लुई पास्चर, फर्स्ट इज बी, सेकंड इज सी, थर्ड इज डी एंड फोर्थ इज ए। 98 का फर्स्ट। Now we move to next question, question number 99, NCERT 211. 99. According to which concept unit of life were transferred to different planets? तो ये theory of panspermia, या इसी को बोलते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी। मेन प्रोपोनेंट इसके थे, प्रस्तावक जो थे वो थे रिस्टर एंड एरेनियस। तो 99 is first. Now we move to next question, question number 100, NCERT 2 111 से 100। थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन पोस्टुलेट्स। तो केमिकल एवोल्यूशन ये ओपेरन एंड हेल्डन, ओपेरन रशिया से, हेल्डन इंग्लैंड से थे। और केमिकल एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग सिंपलेस्ट फॉर्म में था पहले एटॉमिक स्टेज, एटॉमिक स्टेज से यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्टेज, इसके बाद कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वाटर और अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ सबसे पहले, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मीथेन वाज फॉर्म्ड। इसके बाद फिर यहाँ पर इनमें रिएक्शन होगा, एनर्जी यूज़ करेंगे अल्ट्रावायलेट रेस की, लाइटनिंग की
और वॉल्केनिक इरप्शन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है। और इससे इन्होंने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसा कि स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट में भी देखने को मिला था, तो इसमें ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजन बेसिस, ये सब का फॉर्मेशन और इनके फिर पॉलीमराइजेशन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बनना, तो इसी को बोलते हैं केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। तो फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स गलत है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना था। फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम रॉटन मैटर, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन। फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये लुई पास्चर का बायोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो 100 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 4। Now we move to next question. NCERT 211. Now 101. Oparin and Haldane belong to which country respectively? तो Oparin was from Russia and Haldane was from England. तो 101 का correct answer होगा 4. Now we move to next question. Question number 102. NCERT 2 111. 102. Miller did not use which molecule as substrate? तो मिलर ने मीथ सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट था जो प्रिमिटिव अर्थ पे जो थे उन कंडीशंस को कॉपी किया था। तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, इनका रेशियो जो लिया था इन्होंने 2:1:2। और इसके अलावा यहाँ पे वाटर वेपर भी था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखा गया था। तो मीथेन थी, अमोनिया थी, वाटर वेपर था, ओजोन वाज नॉट यूज्ड एज सबस्ट्रेट। तो 102 का करेक्ट आंसर होगा 3rd। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 103। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑन अर्ली अर्थ वाज नॉट मेंशन्ड एज अ ड्राइवर फॉर केमिकल एवोल्यूशन? तो हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, ये एनर्जी सोर्स थे। लाइटनिंग, अल्ट्रावायलेट रेज, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, हाई टेम्परेचर। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मीथेन एंड अमोनिया, ये भी है। प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टेन मास, ये भी ठीक है। अर्थ में जो कोर था वो मोल्टेन मास था और इसमें जब इरप्शंस हुए तो यहाँ पर मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर, इन सब का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना हुआ था, तो ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज स्केल एरोबिक रेस्पिरेशन, ये गलत है। एरोबिक नहीं, एनारोबिक था, ऑक्सीजन नहीं थी फ्री स्टेट में। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे नॉट मेंशन्ड 403। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। 104 in the Stanley Miller experiment, what was the specific rationale behind maintaining a temperature of 800 degree centigrade and using electric discharge within the closed flask? तो ये स्टैनली मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है इसे बोलते हैं सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। सिमुलेशन मतलब कॉपी किया गया था। किन कंडीशंस को? प्रिमिटिव अर्थ पे जो कंडीशंस थी उनको कॉपी किया गया था। कंडीशंस ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, तो प्रिमिटिव अर्थ पे कंडीशंस क्या थी? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था और मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये था। और एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स यहाँ पर क्या क्या था? तो लाइटनिंग थी, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे, वॉल्केनिक इरप्शन से जो एनर्जी निकल रही थी, प्लस टेम्परेचर बहुत हाई था। तो ये यहाँ पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड किस लिए? इन्हीं कंडीशंस को सिमुलेट करने के लिए। टू स्टेलाइज द एनवायरनमेंट, गलत है। टू प्रोवाइड द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, गलत। टू सिमुलेट द हाई एनर्जी कंडीशंस, तो ये किस लिए था? सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट था हाई एनर्जी कंडीशंस को कॉपी करने के लिए। एटमॉस्फेयर, लाइटनिंग एंड वॉल्केनिक हीट, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 3rd। 104। Now we move to next question, question number 105. NCERT 211 and 112. Now question number 105. The transition from giant molecules to the first cellular form of life. Giant molecule से
first cellular form of life is marked by which significant timeline and characteristic? The first cellular form of life appeared 4 billion years ago. A cellular form of life 3 billion years ago, and 2 billion years ago first prokaryotic, और 1.5 बिलियन ईयर्स अगो यूकैरियोटिक फॉर्म। तो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर्स अगो। तो 3 मिलियन ईयर्स अगो गलत है, 2000 मिलियन, ये हो गया 2 बिलियन ईयर्स अगो। द ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन सेलुलर टू सिंगल सेल 4 मिलियन ईयर्स अगो गलत है, और 800 मिलियन ईयर्स अगो द कूलिंग ऑफ द अर्थ टू अलाउ लिक्विड वाटर इन द ट्रैप्स। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड 105। सेलुलर फॉर्म जो था वो 2 बिलियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 106। सीड फंड्स आर एंसेस्टर्स ऑफ। तो यहाँ पर जो एवोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पर थे क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स जो इवॉल्व हुए। क्लोरोफाइट एंसेस्टर से फिर ट्रैकियोफाइट जो वैस्कुलर प्लांट्स थे। ट्रैकियोफाइट से फिर आए हैं राइनिया टाइप प्लांट्स जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स हैं। राइनिया से फिर आया है साइलोफाइटॉन, ये भी प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स ही हैं। और इनसे फिर ये ग्रुप्स इवॉल्व हुए थे, उनमें से एक ग्रुप था प्रोजिम्नोस्पर्म्स, और प्रोजिम्नोस्पर्म से फिर साइकेड्स और सीड फंड्स। सीड फंड से फिर आगे चलकर सीड फंड से फिर साइकेड्स और एंजियोस्पर्म्स। तो साइकेड्स, डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स, ऑल ऑफ दीज, ये सभी इसके ये इन सब के लिए एंसेस्टर था सीड फंड। तो 106 का करेक्ट आंसर होगा 4। ये यहाँ पर सीड फंड्स और ये कॉमन एंसेस्टर ऑफ साइकेड्स एंड एंजियोस्पर्म्स, और ये आए हैं प्रोजिम्नोस्पर्म से जो आए हैं साइलोफाइटॉन से। नाउ क्वेश्चन नंबर 107। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये आई थी 3 बिलियन ईयर्स अगो, तो 3000 मिलियन ईयर्स बैक, या इसी को लिख सकते हैं 3 बिलियन। तो 107 का करेक्ट आंसर है सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 108, NCERT 211। Now question number 108, which of the following is not true for theory of special creation? तो स्पेशल क्रिएशन मतलब जो गॉड ने क्रिएट किए रिलीजियस लिटरेचर के अकॉर्डिंग। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, ये सही है। डाइवर्सिटीज के अकॉर्डिंग जो 3 कनोटेशंस थे, 3 कनोटेशंस ऑफ रिलीजियस लिटरेचर, इसमें पहला ये ऑल ऑर्गेनिज्म वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, डाइवर्सिटी वाज एज सच, एंड डाइवर्सिटी विल रिमेन सेम इन द फ्यूचर, और अर्थ इज अबाउट ओनली 4000 ईयर्स ओल्ड। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। डाइवर्सिटी वाज नॉट द सेम, ये गलत है। ये बताया था डार्विन ने जब अपना सी वॉयज किया था, समुद्री यात्रा की थी, तब उन्होंने सबको डिस्प्रूव किया था, फिलॉसफी अपनी जो दी थी। 108 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये किसका था? लुई पास्चर, चार्ल्स डार्विन, ओपेरन एंड हेल्डेन, एरिस्टोटल। तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ये थी चार्ल्स डार्विन की। नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग नेचर जो है वो फेवरेबल वेरिएशंस को सेलेक्ट करेगा, ऑर्गेनिज्म विद फेवरेबल वेरिएशंस। तो जो ऑर्गेनिज्म फेवरेबल वेरिएशंस के होंगे, विद फेवरेबल वेरिएशंस होंगे, ये जब सेलेक्ट होंगे तो दे विल सर्वाइव मोर। सर्वाइवल के साथ साथ दे विल रिप्रोड्यूस also more, they will get more chance of reproduction, तो they will leave the progenies of their own kind। तो इस वजह से यहाँ पर एलील फ्रीक्वेंसी जो होगी वो चेंज होगी। किन एलील्स का नंबर बढ़ेगा? जो फेवरेबल ट्रेड्स होंगे उनके, और इसी को बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन। तो 109 का करेक्ट आंसर हुआ सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट,
NCERT 212. Now question number 110. How the ages of fossils are calculated? तो ages of fossils इनको कैलकुलेट करने के लिए PCR, रेडियो एक्टिव डेटिंग, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, तो इसके लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग, कार्बन डेटिंग वगैरह यूज करते हैं। तो 110 का करेक्ट आंसर हुआ सेकंड, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस बोला जाएगा, और जो फॉसिल से मिलेगा और उनकी एज पता करेंगे रेडियो एक्टिव डेटिंग से। एनालिसिस ऑफ मेटेओराइट, तो जो दूसरे प्लैनेट से जो रॉक्स वगैरह आई हैं, मेटेओराइट्स, उल्कापिंड, आल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड्स, उनमें भी उसी तरीके के कंपाउंड्स हैं जो हम लोगों को पहले मिले थे, अर्थ पर थे। तो लाइफ ऑन अर्थ वाज डेफिनेटली सीडेड बाय एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, गलत है, क्योंकि पैंसपर्मिया के अकॉर्डिंग स्पोर्स आए थे। केमिकल एवोल्यूशन is occurring elsewhere and not unique to Earth. Meteorites provided the 800 degrees centigrade necessary for the first amino acid, गलत। नाइट्रोजन bases can only be formed in the vacuum of spaces, गलत है। तो चूंकि यहाँ पर इनका केमिकल कंपोजिशन कंपाउंड सेम था, तो इस वजह से इससे ये पता चलता है कि सिमिलर केमिकल एवोल्यूशन कहीं और भी हो रहा है, और ये सिर्फ अर्थ तक ही सीमित नहीं है। तो 111 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड, NCERT 213। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, कंसिडरिंग द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, which of the following observations by Charles Darwin during his voyage on the HMS Beagle directly contradicts the three connotations of this theory? तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन या रिलीजियस लिटरेचर जो है उसके अकॉर्डिंग अर्थ जो है सिर्फ 4000 साल पुरानी है, और डाइवर्सिटी जो थी वो बिगनिंग से इतनी ही थी और आगे भी ऐसे ही रहेगी। तो डिस्कवरी दैट अर्थ इज सिग्निफिकेंटली ओल्डर, ये भी सही है। ऑब्जर्वेशन दैट एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज विद एक्सटिंक्ट फॉर्म, तो उनके अकॉर्डिंग कुछ एक्सटिंक्शन नहीं हुआ है, ये भी ठीक था। HMS बीगल ने पे जब इन्होंने डार्विन साहब ने यात्रा की थी तो वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे। रियलाइजेशन दैट बायोडाइवर्सिटी हैज चेंज्ड ओवर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, तो ये भी डार्विन का ही ऑब्जर्वेशन था, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ऐसा होता है। वो ये ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। 112 का करेक्ट आंसर है 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। In Darwinian evolution, an organism that survives for a long time but leaves no offspring would be considered। तो डार्विनियन एवोल्यूशन जो था वो फिटनेस किस टर्म से बताता है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ऑर्गेनिज्म विद फेवरेबल वेरिएशंस सेलेक्टेड बाय नेचर सर्वाइव मोर एंड रिप्रोड्यूस मोर, और अपने ही जैसे फेवरेबल ट्रेड्स जो होंगे वो आगे की जनरेशन्स में भी पास ऑन करेंगे, तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो होगी वो रिप्रोडक्शन से, बट लीव्स नो ऑफस्प्रिंग, तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स कोई भी नहीं छोड़े इन्होंने। तो हाईली फिट ये गलत हो गया, रिप्रोडक्टिव फिटनेस ये नहीं है। मॉडरेटली फिट ये भी गलत। फिट ओनली अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस ये भी गलत। अनफिट इन एवोल्यूशनरी टर्म्स डिस्पाइट सर्वाइवल, सर्वाइवल तो ज़्यादा है बट स्टिल एवोल्यूशनरी टर्म्स में ये अनफिट है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फिटनेस यहाँ पर नहीं है। तो NCERT 212 and 113। Now question number 114. The independent formulation of the theory of natural selection by Darwin and Alfred Wallace is historically significant। तो डार्विन साहब का जो ऑब्जर्वेशन था, सिमिलर ऑब्जर्वेशन अल्फ्रेड वॉलेस का, ये भी नेचुरलिस्ट थे, इन्होंने भी ऑब्जर्वेशंस किए थे। मलय आर्चिपेलागो आइलैंड है जहाँ पर इन्होंने ये वर्क किया था, और ये भी सिमिलर कंक्लूजन्स पर पहुंचे थे। तो प्रूव्ड दैट एवोल्यूशन अकर्स ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। एस्टेब्लिश्ड एवोल्यूशन एज ए सडन म्यूटेशनल प्रोसेस, तो ये ग्रेजुअल था, गलत है डार्विन के अकॉर्डिंग। डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट सिमिलर इन्वायरमेंटल प्रेशर्स कैन लीड टू आइडेंटिकल साइंटिफिक कंक्लूजन्स। रिजेक्टेड लैमार्किज्म सोलली ऑन एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड्स, तो एक्सपेरिमेंट वगैरह यहाँ पे नहीं हुए थे, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इन्वायरमेंटल प्रेशर
सिमिलर अगर नीड्स होंगी तो सिमिलर कंक्लूजन्स। 114 इज थर्ड, NCERT 230। Now question number 115. A study of fossils as an evidence for evolution of life is known as। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। फॉसिल्स क्या है? ये रिमेन्स या इम्प्रेशंस, रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ हार्ड पार्ट्स इन द स्टेट ऑफ अर्थ, इनको बोलते हैं फॉसिल्स। और फॉसिल्स प्रोवाइड मोस्ट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। सबसे ज़्यादा डायरेक्ट एविडेंस फॉसिल से ही मिलेगा। तो इसको, इस ब्रांच को बोलेंगे पैलेंटोलॉजी, और ये जो एविडेंसेस हैं इनको बोला जाएगा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो 115 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। होमोलॉगी अमंग एनिमल्स इंडिकेट। होमोलॉगी का मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर, कॉमन एंसेस्टर से आएगा, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने की वजह से, डिफरेंट अडाप्टेशंस, डिफरेंट नीड्स, जिसकी वजह से यहाँ पर फंक्शंस इनके डिफरेंट होंगे। तो ये कॉमन एंसेस्ट्री, सिमिलर एनाटमी और डिफरेंट फंक्शन, क्योंकि एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं तो ये एनाटमी यहाँ पर सेम होगी, सेम स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड, 116 का। और होमोलॉगी इंडिकेट क्या करेगी? होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। तो 116 थर्ड, NCERT 214 पेज नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 117। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो स्वीट पोटैटो ये एडवेंटिशियस रूट का है मॉडिफिकेशन, पोटैटो जो है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। फंक्शन दोनों का सेम है, स्टोरेज। तो एक रूट और एक स्टेम, मतलब एनाटमी अलग अलग, ओरिजिन अलग अलग। तो ये इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर्स यहाँ पर अलग अलग, क्योंकि ओरिजिन डिफरेंट है। तो ये किसके लिए होगा? ये एनालॉगी। 117 का सेकंड, पेज नंबर इसका 117 का ये 115। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट 118। विंग्स ऑफ मॉस्किटो, बैट, बटरफ्लाई परफॉर्मिंग सेम फंक्शन ऑफ फ्लाइंग बट डिफरेंट एनाटमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट एनाटमी। तो ये किस वजह से? क्योंकि ये अनरिलेटेड है, और अनरिलेटेड में अगर सेम हैबिटेट होगा, सिमिलर हैबिटेट, तो यहाँ पे अडाप्टेशंस भी सिमिलर होंगे, सेम प्रेशर होगा, सेम सिलेक्शन प्रेशर। तो इस वजह से ये किसके लिए होगा? सेम फंक्शंस, ये एनालॉगी। विंग्स ऑफ मॉस्किटो, बैट, बटरफ्लाई। बैट जो है ये मैमल है और बाकी ये इंसेक्ट्स। तो ये एनालॉगी। 118 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट 119, NCERT 2 115 पेज नंबर। 119 साइलोफाइटॉन और एंसेस्टर्स ऑफ। तो ये अभी हम लोगों ने देखा था पीछे वाले क्वेश्चंस में भी, क्लोरोफाइट एंसेस्टर। क्लोरोफाइट से आएंगे वेस्कुलर प्लांट्स, इनको बोलेंगे ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स। ये यहाँ पर ट्रैकियोफाइट, और ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स से फिर आएंगे राइनिया, जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स हैं। राइनिया से फिर साइलोफाइटॉन, और साइलोफाइटॉन से फिर यहाँ पर जो ग्रुप्स आएंगे वो स्फिनोप्सिड्स, जो हॉर्स टेल। इनसे फिर फंस भी आए हैं, और उसके बाद इनसे नीटेल्स, गिंगो और कोनिफर्स, ये सारे। और इसके अलावा यहाँ पे प्रोजिम्नोस्पर्म्स, प्रोजिम्नोस्पर्म से फिर सीड फंस, और सीड फंस से यहाँ पर साइकेट्स और ये एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में डाइकॉट और मोनोकॉट। तो स्फिनोप्सिड्स, फंस, गिंगो, कोनिफर्स, नीटेल
और प्रोजिम्नोस्पर्म्स, ये सारे ही ग्रुप्स हैं। 119 का करेक्ट आंसर होगा 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी 2 112 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, fossil evidence is considered stronger than comparative anatomy for evolutionary studies, mainly because fossils. So fossil evidence is considered stronger than comparative anatomy for evolutionary studies, mainly because fossils always provide direct record of genetic changes over time, provide a chronological sequence of life form through geological time, are unaffected by environmental modifications, show only extinct organisms and not living ones. तो यहाँ पर जो फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स की डेफिनेशन क्या है? फॉसिल्स आर रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ हार्ड पार्ट्स, और हार्ड पार्ट में जैसे पेट्रीफाइड फॉसिल हो गए, ऑर्गेनिक पार्ट इसमें सब डिकम्पोज हो जाता है, अनअल्टर्ड भी हो सकता है, पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म संरक्षित हो जाए, मोल्ड्स हो सकते हैं, ये सब टाइप ऑफ फॉसिल्स। तो रेमिनेंट ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन स्ट्रेटा ऑफ अर्थ, अर्थ की जो लेयर्स हैं उनमें ये प्रेजेंट हैं। तो ये हो गया फॉसिल्स। तो डायरेक्ट रिकॉर्ड ऑफ जेनेटिक चेंजेस ओवर टाइम, तो यहाँ पर कई बार सिर्फ यहाँ पूरे का पूरा डीएनए वगैरह मिलता ही नहीं है, तो ऑलवेज गलत हो गया। प्रोवाइड ए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लाइफ फॉर्म थ्रू जियोलॉजिकल टाइम, ये सही है। आर अनअफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस, गलत है। शो ओनली एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, गलत। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। एनसीईआरटी 212 and 113, Ernst Haeckel's biogenetic law attempted to support evolution by proposing that, तो बायोजेनेटिक लॉ अर्न्स्ट हैकेल का, ऑन्टोजेनी इज फास्टर देन फाइलोजेनी, तो अर्न्स्ट हैकेल ने बताया था ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिया था इन्होंने एवोल्यूशन का। ऑन्टोजेनी क्या होती है? ऑन्टोजेनी का मतलब है डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल, जाइगोट से लेकर के पूरा ऑर्गेनिज्म बनने तक हिस्ट्री, डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल। और फाइलोजेनी, फाइलोजेनी इज एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द स्पीसीज। इसको बोलते हैं फाइलोजेनी। तो इनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल हिस्ट्री जो होती है वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज को रिपीट करती है, लेकिन वॉन बेयर ने इसको रिफ्यूट कर दिया था। तो ऑन्टोजेनी इज फास्टर देन, गलत है। एडल्ट फीचर्स अपीयर बिफोर, गलत। पहले जनरल फीचर्स आएंगे, बाद में फिर स्पेसिफिक फीचर्स, और वो भी उसी स्पीसीज के जिसका कि एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एम्ब्रियो इवॉल्व इंडिपेंडेंटली ऑफ एंसेस्ट्रल ट्रेट्स, गलत है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है ये रिफ्लेक्ट करता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, अर्न्स्ट हैकेल के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी 213 पेज नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 122, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर रिजेक्टेड हैकेल्स एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी, तो इन्होंने किस बेसिस पर रिजेक्ट किया था? एम्ब्रियोज ऑफ हायर एनिमल्स रिजेंबल अडल्ट्स ऑफ लोअर एनिमल, अर्ली एम्ब्रियोज आर कंप्लीटली डिसिमिलर, जनरल एम्ब्रियोनरी फीचर अपीयर फर्स्ट फॉलोड बाय स्पेशलाइज्ड ट्रेट। तो ये था, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने इनके एवोल्यूशन थ्योरी, एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी को रिजेक्ट किया था, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग एम्ब्रियो में सबसे पहले जनरल फीचर्स डेवलप होंगे और स्पेसिफिक फीचर्स बाद में, और ये स्पेसिफिक फीचर्स जो होते हैं ये उसी स्पीसीज के होंगे जिसका कि एम्ब्रियो है, ना कि लोअर ऑर्गेनिज्म के एडल्ट फीचर्स। तो इस वजह से इन्होंने इसको रिफ्यूट कर दिया था।
तो 122 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। NCERT 217 पेज नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 123, एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। तो एडाप्टिव रेडिएशन में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेनी न्यू रिलेटेड स्पीसीज, जैसे डार्विन्स फिंचेस, कई रिलेटेड स्पीसीज का फॉर्मेशन फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। तो एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल्स, ये सारे एडाप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल्स हैं। NCERT 2 पेज नंबर 117। नाउ क्वेश्चन नंबर 124, now question number 124, Lamarck gave example of which animal for his theory of use and disuse of organs। तो इनकी थ्योरी जो थी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, जिस ऑर्गन का ज़्यादा यूज किया जाएगा वो ज़्यादा इवॉल्व होता चला जाएगा, जैसा कि जिराफ की गर्दन। तो पहले ये गोट्स जैसे थे और बाद में ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे पत्तियां खाते थे, जिसकी वजह से जिराफ जैसी बड़ी हो गई थी इनकी गर्दन। तो ये थ्योरी लेकिन डिस्कार्डेड थ्योरी है। 124 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो इनके दो मेन कॉन्सेप्ट थे, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, बी एंड सी। नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो नेचर जो है वो सेलेक्ट करेगा ऑर्गेनिज्म विद फेवरेबल वेरिएशन, दे विल गेट चांस ऑफ मोर सर्वाइवल, ज़्यादा सर्वाइवल होगा, ज़्यादा लॉन्गेविटी होगी, रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा और अपने जैसे फेवरेबल वेरिएशंस अगले जनरेशन में पास ऑन करते हैं। ये है नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट में जो लिनियर प्रोसेस नहीं है एवोल्यूशन, यहाँ पर ट्री लाइक पैटर्न में एवोल्यूशन हुआ है, कॉमन एंसेस्टर से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन इन ए ट्री लाइक मैनर, दिस इज ब्रांचिंग डिसेंट। तो 125 का करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। NCERT 2 पेज नंबर 118। नाउ क्वेश्चन नंबर 126, regarding the different beak morphologies observed in Darwin's finches, which statement best explains the biological phenomena responsible for these variations? New species arise solely due to random genetic mutations, गलत है। डार्विन्स फिंचेस, डार्विन जो है म्यूटेशन थ्योरी नहीं दी थी। सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज डाइवर्सिफाइड इनटू मल्टीपल फॉर्म्स, तो ये अडाप्टिव रेडिएशन के अकॉर्डिंग सही है, डार्विन के अकॉर्डिंग भी सही है। नेचुरल सिलेक्शन, सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज थी, ये सीड ईटिंग था और सीड ईटिंग से फिर डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाने की वजह से डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट रिसोर्सेज थे, जिसकी वजह से यहाँ पर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हुए। तो ओरिजिनल सीड ईटिंग और सीड ईटिंग से फिर ये कैक्टस फीडिंग, इंसेक्ट ईटिंग, फ्लावर, तो ये यहाँ पर करेक्ट है। नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन existing variations favoring individuals with beak shape best suited to their environment leading to greater survival and reproductive success। तो ये भी सही है। both statement 2 and 3 correctly describe the evolutionary process involved। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन भी था, अडाप्टिव रेडिएशन भी है। NCERT 2 पेज नंबर 117। Now question number 127, the thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita are considered homologous। तो homologous organs जिनमें origin सेम होगी, स्ट्रक्चर सेम होगा, एनाटॉमी सेम होगी, फंक्शंस डिफरेंट। तो थॉर्न्स और टेंड्रल्स ये दोनों ही एक्सिलरी बर्ड्स से, मतलब स्टेम के मॉडिफिकेशंस हैं, तो इसलिए यहाँ पर एनाटॉमी भी सेम होगी। तो ये होमोलॉगस ऑर्गन सही है। एनालॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, ये गलत है। एनालॉगी में अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर फंक्शंस डेवलप करते हैं उसे बोलते हैं एनालॉगी। तो सेम बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी गलत है। इन डिफरेंट वेज ड्यू टू अडाप्टेशंस टू सिमिलर फंक्शंस, गलत।
तो यहाँ पे रीजन पूरा ही तरह से गलत है, असर्शन सही है। आंसर होगा थर्ड 127। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट 128 एनसीईआरटी टू 115 128 द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जांपल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स। सही है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। पेंगुइन इज a bird, dolphin is a mammal. Analogous structures arise due to convergent evolution, where same structure evolve independently to perform different functions. तो एनालॉगी में सेम स्ट्रक्चर्स डिफरेंट फंक्शंस, गलत। यहाँ पर फंक्शंस जो होंगे वो सिमिलर होने चाहिए और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो ये गलत है, असर्शन सही है। assertion is true but reason is false. आंसर होगा 128 का भी थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है इसका 115। नाउ क्वेश्चन नंबर 129 इन ए पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाई। तो ये हार्डी बीनबर्ग इक्वेशन से क्वेश्चन। लॉन्ग विंग्स एल इज डोमिनेंट, तो एल यहाँ पर क्या हो गया पी, और इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द शॉर्ट विंग्स क्यू हो गए, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द शॉर्ट विंग फिनोटाइप, मतलब ये दिया हुआ है क्यू स्क्वायर, ये दिया हुआ है 0.09, तो क्यू कितना आएगा, क्यू आएगा √0.09, ये 0.3। अब हमें पता है P प्लस क्यू एलील्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ये डोमिनेंट एलील, ये रिसेसिव एलील, तो P कितना आएगा, P आएगा 1 माइनस क्यू, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7, और यहाँ पर P स्क्वायर हो जाएगा 0.49। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट पूछा हुआ था, होमोजाइगस डोमिनेंट P स्क्वायर से ये 0.49, और होमोजाइगस रिसेसिव ये क्यू स्क्वायर से, और 2PQ ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप। तो यहाँ पर पूछा गया है होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप दैट इज P स्क्वायर, तो ये आएगा 0.49। NCERT 2 121। Now question number 130. In a diploid organism, the probability that an allele A with a frequency P and allele small a with frequency Q to appear on a chromosome pair AA will be। तो अगर यहाँ पर मान लिया जाए P और Q एलील्स हैं, और ये जब जाइगोट बनाएंगे डिफरेंट, तो P स्क्वायर प्रोबेबिलिटी PQ और Q स्क्वायर, तो यहाँ पर PQ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 50%, तो 2PQ। तो यहाँ पर पूछा गया द फ्रीक्वेंसी P एंड Q टू अपीयर ऑन ए क्रोमोसोम पेयर, तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स का पूछा जा रहा है, तो ये होगा 2PQ। NCERT 2 121। नाउ क्वेश्चन नंबर 131 होमोसैपियंस में अरोज इन, तो ये कहाँ पर, अफ्रीका में। नाउ क्वेश्चन नंबर 132 एग्रीकल्चर बाय ह्यूमन केम अराउंड। तो एग्रीकल्चर बाय ह्यूमन ये कब, ये 10,000 ईयर्स बैक। आंसर होगा थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 133 प्री हिस्टोरिक केव आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये 18,000 ईयर्स बैक। 133 इज सेकेंड। NCERT 2 125। 134 A researcher discovers that the proteins responsible for oxygen transport in two different species have almost identical amino acid sequences even though the species live in different environments. This biochemical similarity most likely indicates the species have undergone convergent evolution, the species share a common ancestry। तो यहाँ पे बायोकेमिकल सिमिलरिटी इस वजह से है क्योंकि इनमें कॉमन एंसेस्ट्री है, तो स्पीसीज शेयर ए कॉमन एंसेस्ट्री। NCERT 2 111 and 112। Now question number 135 the thorn of bougainvillea and the tendril of cucurbit are considered homologous
Which statement best explains why this is an example of divergent evolution? So they have different anatomical origins but perform the same function. They have the same anatomical origin but are modified for different functions. तो होमोलॉगी, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होमोलॉगी की वजह से, और होमोलॉगी जो होगी वो कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ इंडिकेट करेगी. तो दे हैव द सेम एनाटॉमिकल ओरिजिन और डिफरेंट नीड्स की वजह से इनके मॉडिफाइड हो जाएंगे स्ट्रक्चर्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस. तो 135 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड. पेज नंबर इसका है NCERT 215. So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my fellow partner Surbi ma'am. Thank you so much. तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 136 से डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 136 है, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म द केस ऑफ मौत इन इंग्लैंड इज यूज्ड एज एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, विच प्रिंसिपल डज इट प्राइमरली डेमोन्स्ट्रेट. तो कह रहा है कि इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म जो कि हमें कहाँ देखने को मिला था, इंग्लैंड में. तो जब बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तब वहां पे व्हाइट विंग ज्यादा थे, ब्लैक विंग कम थे. और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बेटा ब्लैक विंग क्या हो गए थे, ज्यादा हो गए थे, व्हाइट विंग क्या हो गए थे, कम हो गए थे. तो इसने ये बताया कि नेचुरल सिलेक्शन कैन चेंज द पॉपुलेशन प्रपोर्शन ड्यू टू इन्वायरमेंटल प्रेशर. इन्वायरमेंट का प्रेशर था कि नहीं था. बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, लाइकेंस वगैरह प्रेजेंट थे तो उसके ट्री के लॉग वगैरह में वो जाके छुप जाते थे व्हाइट वाले. लेकिन जैसे ही बेटा वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लाइकेंस वहां से खत्म हो गए, ट्री लॉग्स ओपन हो गए, स्मोक डस्ट उसके ऊपर जाके बैठ गई, तो व्हाइट विंग वाले जाते थे तो वो क्या हो जाते थे, पकड़ जाते थे. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर. एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है. तो एनालॉगस स्ट्रक्चर तब होंगे जिनका बेटा आपका फंक्शन सेम हो लेकिन ओरिजिन दोनों का क्या हो, अलग अलग हो. तो ह्यूमन और चीता का ओरिजिन सेम है, बैट और वेल का भी ओरिजिन क्या है, सेम है. ह्यूमरस रेडियस अल्ना ऑफ मैन एंड चीता का भी ओरिजिन क्या है, सेम है. तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन. पेंगुइन क्या है, बर्ड है, डॉल्फिन क्या है, मैमल है, और दोनों के ही फ्लिपर बेटा तैरने में मदद करते हैं. नेक्स्ट, द आर्ग्यूमेंट दैट इंटेंसिव ब्रीडिंग कैन क्रिएट मेनी डॉग ब्रीड्स इन अ फ्यू हंड्रेड ईयर इज यूज्ड टू सपोर्ट विच इवोल्यूशनरी आइडिया. किस आइडिया को बेटा यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था कि लार्ज इवोल्यूशनरी चेंजेस आर पॉसिबल गिवन सफिशिएंट टाइम. देखो इंसान जिस तरह की ब्रीडिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो जो काम नेचर को करने में बिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, वो काम इंसानों को करने में बहुत कम टाइम लगेगा, और इसको एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट है, based on the image provided which illustrates the classic case of industrial melanism in the peppered moth. The shift in the peppered moth population from light color to dark color individual during the industrial revolution is an example of natural selection. सही है. This change occurred because the shoot from the factories darkened tree trunks, given a survival advantage to the dark color moth through better camouflage against predator. तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ था, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बेटा ये हुआ था कि जो ट्री लॉक्स थे वो ओपन हो गए थे, लाइकेन गायब हो गए थे, और उसमें स्मोक और डस्ट जाके बैठ गई. तो डार्क कलर वहां पे अच्छे से छुप पाते थे, व्हाइट कलर वाले नहीं छुप पाते थे. तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये ग्राफ है आपके नेचुरल सिलेक्शन का, और जब दो पीक एक साथ फॉर्म हो और मीन कैरेक्टर को ना सिलेक्ट किया जाए और साइड वाले कैरेक्टर्स को एक साथ सिलेक्ट कर दिया जाए, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल होता है, डिसरप्टिव का. किस टाइप का नेचुरल सिलेक्शन चल रहा है, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन. अगर बीच वाले मीडियन कैरेक्टर को बेटा चूज करेगा तो स्टेबलाइजिंग, बीच वाला मीन कैरेक्टर ऊपर बढ़ता जाएगा. अगर ईदर साइड के कैरेक्टर्स को बेटा चूज करेगा तो या फिर तो ये इधर की तरफ शिफ्ट करेगा या फिर तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड. Next, a microorganism entering the human gut must survive acidic pH and digestive enzyme. This indicates that a successful pathogen, कह रहा है कि देखो जो सक्सेसफुल पैथोजन वही होगा जो बेटा आपके इन्वायरमेंट मतलब होस्ट के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर ले, अडेप्ट कर ले. अगर होस्ट चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ उसके पैरासाइट को भी उसके साथ साथ चेंज होना पड़ेगा. अगर वो चेंज नहीं हुआ, उसके साथ उसने एवोल्यूशन नहीं किया, तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा. तो ये बेटा ये हमें क्या बताता है, पॉजिटिव स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एडेप्टेशन सूटेड टू द होस्ट एनवायरमेंट. जैसा होस्ट का एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही उसको अपने बॉडी के स्ट्रक्चरल
कल्चरल और फंक्शनल एडेप्टेशन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द माइंड इन्फ्लुएंसेस द इम्यून सिस्टम थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन पाथवे विच सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट अ नॉन इन्फेक्शियस हेल्थ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय दिस इंटरैक्शन। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो अगर हम लोग के अंदर मतलब ये तो नॉर्मल कंडीशन में बताया उसने, लेकिन अगर हमारी बॉडी लगातार स्ट्रेस की कंडीशन में है और अगर स्ट्रेस की कंडीशन में है तो बेटा हम लोग का हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो सर्टेन टाइप के डिसऑर्डर्स भी हमारी बॉडी के अंदर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट डेवलपिंग अ कोल्ड ड्यूरिंग एग्जाम गलत है, चाइल्ड इनहेरिटिंग अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग इंसुलिन प्रोडक्शन गलत है, फीवर आफ्टर ड्रिंकिंग बैक्टीरियली कंटामिनेटेड वाटर गलत है, prolonged stress causing hormonal imbalance and reduced immunity। नेक्स्ट है विच स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल अचीवमेंट इज एम.एस. स्वामीनाथन क्रेडिटेड विथ इन कोलैबोरेशन विद द नॉर्मन ई बोरलॉग। इन्होंने नॉर्मन ई बोरलॉग के साथ क्या काम किया था? तो बेटा नॉर्मन ई बोरलॉग ने आपका ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया था वर्ल्ड वाइड, वही एम.एस. स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी इंडिया में, और इन्होंने बेटा मैक्सिकन वेराइटीज को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया था, वीट की मैक्सिकन वेराइटीज के ऊपर काम किया था, तो उन्होंने साथ में मिलके और ग्रीन रेवोल्यूशन को इनिशिएट कराया था। Next, M.S. Swaminathan is recognized for developing several agricultural concepts. Which of the following is not one of them? तो इन्होंने क्रॉप कैफेटेरिया बनाया था, सही है। इन्होंने लैब टू लैंड बनाया था, सही है। वर्टिकल हाइड्रोपोनिक फार्मिंग बेटा इन्होंने नहीं दी थी, और क्रॉप शेड्यूलिंग इन्होंने करवाई थी। A child accidentally steps on a rusted iron nail. The doctor immediately administers an injection of pre-performed antibodies, antitoxin rather than a vaccine. Which of the following best explain the rationale behind this clinical decision? तो बेटा यहाँ पे आपका जो वैक्सीनेशन किया जाता है, तो वैक्सीनेशन इसलिए किया जाता है कि बॉडी की एक्यूट इम्यूनिटी क्या हो, डेवलप हो। लेकिन हमारे पास अगर टाइम नहीं है कि बॉडी की एक्यूट इम्यूनिटी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करे, खुद करे, तो हम लोग प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज उसमें देते हैं तो न्यूट्रलाइज द बॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स इज टू स्लो। बॉडी का जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें रैपिड एक्शन चाहिए, जैसे कि स्नेक वेनम के केस में भी न्यूट्रलाइज द रैपिडली टेकिंग टिटनेस toxin। Next है if a patient has a genetic condition that prevents their polymorphonuclear leukocyte from performing chemotaxis, ठीक है, which specific line of defense is primarily affected? तो PMNL सेल है तो सेलुलर बैरियर बनाता है, तो बेटा सेलुलर बैरियर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे द इनेट इम्यूनिटी साइटोकाइन बैरियर नहीं होगा, ये इंटरफेरॉन से रिलेटेड है, ये गलत हो गया। इनेट इम्यूनिटी यहाँ तक सही है। स्पेसिफिकली द सेलुलर बैरियर दैट प्रोवाइड्स नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू पैथोजन एक्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डेवलप्स माइल्ड सिम्टम। 2 months later they are exposed to a much higher dose of pathogen X but do not get sick at all. This anamnestic response is most likely due to, क्योंकि जब पहली बार पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, और फिर क्या करती है, उसका जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्लो होता है। लेकिन जब वो पैथोजन सब्सिक्वेंट इनकाउंटर करता है, चाहे वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ा के ही क्यों ना आए, तो बॉडी के अंदर बेटा एंटीबॉडीज क्या कर चुकी होती है, उसकी मेमोरी स्टोर करके अपने पास रख चुकी होती हैं। तो मेमोरी सेल उसकी मेमोरी स्टोर करके रख चुके हैं, तो दूसरी बार वो पैथोजन आएगा तो एंटीबॉडी की आर्मी जल्दी क्रिएट कर दी जाएगी। तो द फिजियोलॉजिकल बैरियर लाइक स्टमक, इससे लेन देना देना नहीं है, क्योंकि ये सब आपके किस में आएंगे, इनेट इम्यूनिटी में, और ये पार्ट है आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल दैट फैसिलिटेट अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, पूरी की पूरी आर्मी तैयार रहेगी पहले से ही उस पैथोजन को मारने के लिए। नेक्स्ट, a patient represent with internal bleeding, muscular pain and a blockage in the intestinal passage. A stool analysis reveals the presence of egg. अगर कभी भी egg की बात करें तो यहाँ पे एक ही डिजीज आएगी आपकी, कौन सी, एस्कैरियासिस। Which of the following is the most likely primary source of the infection? तो इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन एंड ब्लॉकेज ऑफ द, और एक्स की प्रेजेंस में हमेशा याद रखना है स्कैरियासिस होगी, तो एनोफिलीज मस्किटो से कोई लेना देना नहीं है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट, ये बेटा आपका रिंगवॉर्म में होता है। टॉवेल एंड कॉम रिंगवॉर्म में होता है। तो कंजप्शन ऑफ वाटर और वेजिटेबल्स कंटामिनेटेड विथ फीकल मैटर, और मेनली किसके थ्रू आता है बेटा, ये सॉइल के थ्रू। नेक्स्ट,
both Plasmodium malaria and Wuchereria filariasis require a mosquito vector to complete their life cycle. However, they differ significantly in the site of the pathogenesis, जहाँ पे पैथोजन अपना नंबर बढ़ाता है. While Plasmodium primarily attack RBC cell, Wuchereria causes chronic inflammation by residing in. तो बेटा ये जो आपका फाइलेरियासिस होता है, ये व्यूचरेरिया जिसकी दो स्पीशीज है, मेलाई और बैनक्रॉफ्टाई, और ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है. ये कौन से वेक्टर से होती है? तो फीमेल क्यूलिक्स मस्किटो से होता है बेटा. ये फीमेल क्यूलिक्स मस्किटो इसका क्या है? वेक्टर है, वो ट्रांसमिट करता है इस पैथोजन को. तो बेटा ये कहाँ पे जाके आपका रिसाइड करता है? लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब, जिसकी वजह से उसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन आ जाता है. और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन आ जाता है लोअर लिम्ब में, तो उसकी वजह से जेनाइटल ऑर्गन्स में भी डिफॉर्मिटीज क्रिएट हो जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. Next question है, if a person practices strict personal hygiene such as washing hand before meals and drinking boiled water but lives in an area with a high population of Culex mosquito. Culex mosquito बोल रहा है तो ये किसका वेक्टर है? आपके व्यूचुरेरिया का वेक्टर है. एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस कराता है. And stagnant water. Which of the following diseases are they still significantly at high risk of contract? एस्केरियासिस नहीं होगा, मीबियासिस नहीं होगा, रिंगवॉर्म नहीं होगा, मीबियासिस नहीं होगा, एस्केरियासिस, रिंगवॉर्म नहीं होगा. आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ. नेक्स्ट, assertion. Fungal infections like ringworm thrive in body folds such as groin or between the toes. सही है. Heat and moisture, because heat and moisture provided by this skin fold facilitate the growth and proliferation of fungi like microsporum and trichophyton. तो यहाँ पे assertion भी सही है, रीजन भी सही है, और बेटा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन है तो इसको ग्रो करने के लिए वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस चाहिए. नेक्स्ट, a patient present with severe congestion, a persistent cough and a sore throat, but your lungs are clear. मतलब ये upper respiratory tract का infection है, आपके lungs तक ये infection नहीं है. Which of the following pathogen is most likely? तो अगर lungs infect हो जाते तो ये pneumonia हो जाता. तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नहीं होगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, प्लाज्मोडियम से कोई लेना देना नहीं है. तो आंसर ये डिजीजेस का सिम्टम किसका बताएगा? कॉमन कोल्ड का. और किससे होगा? ग्रुप ऑफ वायरस, राइनो वायरस. Next, if a person is living in a sterile environment but is bitten by a female Anopheles mosquito that has just emerged from its pupal stage and have never bitten any other human, will the person contract malaria? तो देखो, मलेरिया तब होता है जब उस मच्छर ने पहले ही किसी इन्फेक्टेड मलेरियल ह्यूमन को क्या किया हो? बाइट किया हो. तभी उसकी बॉडी के अंदर बेटा गैमेटोसाइट जाएंगे और वो स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन करेगा. लेकिन अगर वो मच्छर अभी अभी अपनी प्यूपल स्टेज से बाहर आया, उसने किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट नहीं किया है, तो बेटा वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट नहीं करेगा. नो, बिकॉज द मस्किटो लैक्स द स्पोरोजोइट इन द सलाइवरी ग्लैंड. Next, during a malarial infection, a patient experiences a cycle of high fever and shivering every 3 to 4 days. This clinical manifestation is directly synchronized with which biological event? तो बेटा जितनी बार भी आरबीसी को रप्चर किया जाता है, आरबीसी एक केमिकल रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसका नाम है हीमोजिन. और हीमोजिन की वजह से क्या होता है? रीअकरिंग फीवर आता है, बार बार फीवर आता है हर 3 से 4 दिन में. तो द रप्चर ऑफ आरबीसी एंड द रिलीज ऑफ हीमोजिन. नेक्स्ट है, इन severe cases of the pneumonia, the lips and fingernails of the patient may turn gray to bluish in color because the alveoli get filled with fluid, leading to a drastic decrease in the efficiency of gaseous exchange and oxygenation of the blood. तो assertion भी सही है, reason भी सही है, और correct explanation भी है. जिस टाइम पे किसी को निमोनिया होता है और बहुत ज्यादा सीवियर केस हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी आधे से ज्यादा एल्वेलाई खराब हो चुकी हैं. एल्वेलाई अगर खराब हो जाएंगी, फ्लूइड फिल्ड हो जाएंगी, तो उनका काम गैसेस एक्सचेंज कराने का है. और अगर उनके अंदर फ्लूइड जाके स्टोर हो जाएगा तो सही से गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, तो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा. इसी वजह से लिप्स और जो फिंगर नेल होते हैं वो ब्लू कलर के हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 156. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है बेटा, प्लाज्मोडियम falciparum
is considered the most dangerous species of the malarial parasite because it completes its life cycle in the two host human and the female anopheles. ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इतना फेटल क्यों होता है। ये केवल मलेरियल पैरासाइट के बारे में बता रहा है कि जो मलेरियल पैरासाइट है उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए, ह्यूमन और मस्किटो। तो असर्शन सही है लेकिन रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट, अडेप्टिव इम्यूनिटीज। अडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है? जो हमने आफ्टर बर्थ अडेप्ट की है, ठीक, तो कैसी होगी अडेप्टिव? इसी का मतलब क्या है? एक्वायर्ड। अडेप्ट का करने का मतलब क्या है कि जैसा जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन थी हमारी इम्यूनिटी अडेप्ट करती गई। तो पैथोजन स्पेसिफिक होगी और कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज एट विच एंड ऑफ द एंटीबॉडी ऑफ हेवी चेन। तो किस साइड पे होती है बेटा? एन टर्मिनल पे होती है, ये एन टर्मिनल। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे मदर मिल्क कंटेन विच एंटीबॉडी। तो मदर मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA। प्लासेंटा से कौन सी मिलती है? IgG। सबसे बड़ी एंटीबॉडी IgM, पेंटामर होती है। ये पेंटामर, ये डाइमर, ये एलर्जिक रिएक्शंस में निकलती है और ये मोनोमर होती है। जी भी कैसी होती है? मोनोमर होती है, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे के अंदर आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास इन वैक्सीनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो एंटीजेनिक प्रोटीन्स पैथोजन के भी डाले जाते हैं, इनएक्टिवेटेड पैथोजन भी डाले जा सकते हैं और वीकेंड पैथोजन भी डाले जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। The exaggerated response of the immune system to certain antigen present in the environment is called as allergy. जिसको बॉडी को एंटीजन की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था, जैसे पॉलिन ग्रेन्स हो गए, ये सारी चीजें हो गई, तो एक्सेगरेटेड रिस्पॉन्स। एक्सेगरेटेड का मतलब हल्का फुल्का रिस्पॉन्स देना चाहिए था, लेकिन बॉडी ने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दे दिया, तो उसको क्या बोला जाता है? आपका एलर्जी बोला जाता है। और जिनकी वजह से रिस्पॉन्स क्रिएट होता है उसको बोला जाता है एलर्जेंस। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ द एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। तो कौन सी एंटीबॉडी निकलती है बेटा? IgE। और यहाँ पे IgE नहीं दी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एलर्जी विच केमिकल्स आर रिलीज इन द बॉडी। तो हिस्टामिन भी निकलता है, सेरोटोनिन भी निकलता है और आपका एड्रेनलिन निकलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट, ड्यू टू जेनेटिक और अननोन रीजन द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल रिजल्टिंग इन द डैमेज टू द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज आपकी ऑटो इम्यूनिटी। और इसकी वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं उनको बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे कि रिमेटाइड अर्थराइटिस, जैसे कि एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, जैसे कि आपका विटिलिगो, जैसे कि आपका माइस्थीनिया ग्रेविस, ये सब क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी लिम्फोसाइट। सेकेंडरी लिम्फोसाइट, लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा नहीं है इसमें? तो आपका जो थाइमस है ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन बॉडी। तो 50% कौन बनाता है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। नेक्स्ट, एड्स इन्फेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिप्लीशन ऑफ टी हेल्पर lymphocytes. Next, cancer cells shows loss of which property of the cell? Contact inhibition. Contact inhibition की प्रॉपर्टी नहीं होती, इसी वजह से अनलिमिटेड ग्रोथ करने लगते हैं। नेक्स्ट, मेटास्टैसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ। तो मेटास्टैसिस बेटा किसकी प्रॉपर्टी है? मैलिग्नेंट ट्यूमर की है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टैसिस की प्रॉपर्टी होती है। मेटास्टैसिस का मतलब क्या है? मेटास्टैसिस का मतलब है सबसे फियर्ड प्रॉपर्टी है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर की। मतलब ये एक जगह बेटा आपका कंस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है, उधर का न्यूट्रिशन खा लेगा, जैसे उधर के सेल पूरे रप्चर हो जाएंगे, ब्लड में तैर के दूसरी जगह पहुंच जाएगा, दूसरी जगह कैंसरस सेल बनाना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट, मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। मॉर्फिन किस पार्ट से निकाला जाता है? तो लैटेक्स से निकाला जाता है। किसके लैटेक्स से? पेपेवर सोमनीफेरम, जिसको कॉमनली हम लोग पॉपी प्लांट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल मेल कौन सही है? मेगास्पोरोफिल फीमेल कौन सही है? कोरोलॉइड रूट, एंटो फिक्सिंग, साइनोबैक्टीरिया सही है। पॉलिन ग्रेन रिलीज फ्रॉम मेगास्पोरेंजियम गलत है, कौन निकालेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम, तो गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ।
नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। लीव्स बेटा आपके स्पाइन में मॉडिफाइड हो जाती है, तो किसमें बेटा, आपके कैक्टस में। इसमें स्टोरेज का काम करती है, इसमें लीफ टेंड्रिल बनाती है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ द एंजाइम कैटेलाइज द इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर। अगर किसी भी टाइप के आइसोमर का बेटा चेंज कराया जा रहा है तो वहां पे एंजाइम यूज होंगे आइसोमेरेजेस। Next, the cerebral hemisphere are connected by a tract of nerve fiber called as corpus callosum. Next, given below are the two statement. Cuscuta is a parasitic gymnosperm, तो gymnosperm नहीं है, angiosperm है. Neurospora used extensively in the biochemical and genetic work, सही है. तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है. तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड. Lichen. In lichen, two types of component which are phycobiont and mycobiont. Which type of mode of nutrition occurs respectively in these component? तो कह रहा है in lichen two types of component which are phycobiont and myco. Which type of mode of nutrition? तो phycobiont मतलब algal component, mycobiont मतलब fungal component. phycobiont में बेटा क्या होगा, आपका ऑटोट्रॉफिक होगा, और mycobiont बेटा कैसा होगा, हेट्रोट्रॉफिक होगा. तो 176 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट. नेक्स्ट, पुरकेंजी फाइबर्स आर प्रेजेंट इन. तो पुरकेंजी फाइबर किसमें प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल्स के, हार्ट के वेंट्रिकल रीजन में पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कंडीशन अराइजेस ड्यू टू RH इनकम्पैटिबिलिटी. फादर RH पॉजिटिव, मेल RH पॉजिटिव, फीमेल RH निगेटिव, फर्स्ट बॉर्न अगर RH पॉजिटिव हुआ तो बेटा मदर के अंदर एंटी RH एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाती हैं. तो अगर अगला बच्चा सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में भी अगर वो RH पॉजिटिव हुआ तो वो उसके सेल्स को जाके, RBC सेल्स को जाके मारने लगती हैं, और इसकी वजह से जो बच्चा होता है वो सरवाइव नहीं कर पाता है ड्यू टू जॉन्डिस एंड अनीमिया. नेक्स्ट, 159 mm ऑफ HgPO2 आर एट. तो कहां पे होगा बेटा, एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर में होता है. एल्विलाई में कितना होता है, तो देखो एल्विलाई में होता है आपका 104, डीऑक्सीजनेटेड में होता है 40, ऑक्सीजनेटेड में होता है बेटा 95, और टिश्यूज में भी होता है 40. करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट इन मियोसिस 1. मियोसिस 1 में करेक्ट ऑर्डर बताना है. तो कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम सबसे पहले, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. तो आंसर हो जाएगा ABCD. तो दैट्स ऑल फॉर द डिस्कशन. आई होप आज का पेपर बहुत अच्छा था. हर एक एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया था. तो यही मौका है कि एनसीईआरटी की लाइन को आप गो थ्रू करिए और हर एक लाइन को प्रॉपरली अपने कंसेप्ट वाइज उनको तैयार करिए. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में. तब तक के लिए जय हिंद.